तो दोस्तों, एनिमेशन की दुनिया पर नजर रखने वाले एक क्रिटिक के तौर पर इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम विषय नहीं है। हम बात कर रहे हैं डोंगहुआ यानी चीनी एनिमेशन की। इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा जाने वाला कोई शो मत समझिए। सच कहूं तो ये एक ऐसा पावरफुल सिनेमाई मूवमेंट है जो एनिमेशन के स्थापित नियमों को दुनिया भर में पूरी तरह से बदल रहा है। दशकों तक हमने देखा है कि एनिमेशन पर कुछ गिने चुने देशों का ही राज रहा है ना? लेकिन अब गेम बदल रहा है। इस एक्सप्लोरेशन में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे इसकी नैरेटिव डेप्थ, इसके विजुअल इनोवेशंस और 2026 में आने वाला भविष्य इस पूरी इंडस्ट्री को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज की चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एनिमेशन पैराडाइम को फिर से परिभाषित करने से। उसके बाद हम डोंगहुआ की समृद्ध दुनिया और कल्टीवेशन जॉनर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ये शोज पारंपरिक एनिमे ट्रोप्स को बदल रहे हैं, फैंडम की आवाज का क्या असर हो रहा है, और आखिर में बात करेंगे 2026 के उस दौर की जिसे हम प्रयोग का युग कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये शोज नैरेटिव इनोवेशन और गहरी वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल आइडेंटिटी की। आखिर वो क्या कलात्मक नींव है जो इस एनिमेशन को पारंपरिक जापानी एनिमे या वेस्टर्न मीडिया से विजुअली बिल्कुल अलग बनाती है? अब डोंगहुआ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ किसी चीज की नकल है तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। डोंगहुआ ने अपनी खुद की एक बहुत ही स्पष्ट और अलग पहचान बना ली है। इसमें वाटर कलर जैसे खूबसूरत पारंपरिक एस्थेटिक्स को आधुनिक 3D और CGI के साथ इतनी सहजता से मिलाया जाता है कि स्क्रीन पर जादू सा लगता है। साथ ही इनकी समृद्ध सांस्कृतिक कहानियां इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए, वाटर कलर और CGI का इतना स्मूथ ब्लेंड आपने शायद ही कहीं और देखा हो। तरल एनिमेशन और विशिष्ट चरित्र डिजाइनों का उपयोग करके एक्शन की वास्तविक मास्टरपीस गढ़ी जा रही हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो बस फॉग हिल ऑफ 5 एलिमेंट्स को देख लीजिए यार। मतलब इसके एक्शन सीक्वेंस और मार्शल आर्ट्स का जो फ्लूइड एनिमेशन है ना, वो सचमुच आपको हैरान कर देगा। हर फाइट सीन ऐसा लगता है मानो असली मार्शल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हों। ये लिटरली एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है। विजुअल्स तो शानदार हैं ही, लेकिन अब इसके नैरेटिव कोर यानी कथा के मूल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इतिहास और एपिक फैंटेसी के उस गहरे संगम को देखते हैं जो इन कहानियों को इतना विशाल बनाता है। डोंगहुआ की एक खासियत ये है कि ये गहरे चीनी इतिहास, कबीलों के रहस्य और एपिक कल्टीवेशन वाली यात्राओं को मिलाकर एक विशाल कहानी बुनता है। मोदाओ ज़ूशी जैसे शोज इसका परफेक्ट उदाहरण हैं। ये सिर्फ एक फैंटेसी दुनिया खड़ी नहीं करते, बल्कि कबीलों की आपसी दुश्मनी और अमरता के रहस्यों के बैकड्रॉप में किरदारों की डायनामिक्स और उनके विकास को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। और इन दुनियाओं का स्केल देखिए। परफेक्ट वर्ल्ड की ही बात करें तो ये एक ऐसा 3D एपिक है जहां हम मुख्य किरदार शी हाओ को बेहद कठोर परिस्थितियों से लड़कर अपनी असली ताकत पहचानते हुए देखते हैं। इसके वातावरण इतने इमर्सिव हैं कि आप देखते देखते सांस्कृतिक चीजें खुद ब खुद सीख जाते हैं। और चूंकि इनमें सैकड़ों एपिसोड्स होते हैं, इसलिए कहानी को एक विशाल स्तर तक फैलने का पूरा मौका मिलता है। मतलब कैरेक्टर के सफर के लिए पूरा समय दिया जाता है, जो इसे बेहद इम्पैक्टफुल बनाता है। अब आते हैं मेरे पसंदीदा हिस्से पर, पारंपरिक एनिमे ट्रोप्स को बदलना। हम एक क्रिटिकल नजरिए से देखेंगे कि कैसे ये रचनाकार जानबूझकर उन घिसे पिटे फॉर्मूलाज को तोड़ रहे हैं जिनकी हमें आदत हो चुकी है। सच में इन्होंने उस टिपिकल ओवरपावर्ड हीरो वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल किनारे कर दिया है। जैसे स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड को देखिए। यहाँ पावर नकारात्मक भावनाओं से आती है, जो इसे काफी डार्क और अनोखा बनाता है। फेरीज एल्बम्स में आत्माओं से लड़ने के बजाय उनका मनोवैज्ञानिक इलाज किया जाता है। और ए विल इटर्नल का हीरो तो इतना डरपोक है कि वो अपनी अमरता की यात्रा शुरू करने में ही 3 साल लगा देता है। ये जो मनोवैज्ञानिक भारीपन और किरदारों की असली खामियां हैं ना, यही इन कहानियों को इतना ऑथेंटिक और डीप बनाती हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड गेमिंग या इसेकाई ट्रोप्स की बात करें तो उनमें ज्यादातर भारी भरकम ड्रामा, रोमांस या टिपिकल फैंटेसी होती है। लेकिन दूसरी तरफ द किंग्स अवतार जैसे शोज हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शो फालतू के ड्रामे को पूरी तरह से हटा देता है। इसका पूरा फोकस सिर्फ प्योर ई-स्पोर्ट्स ग्रिट, खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जीरो से शुरू करके अपने जुनून को फिर से वापस पाने पर है।
अनावश्यक भटकावों को हटाकर एक कहानी कितनी दमदार बन सकती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। खैर, कोई भी कलात्मक माध्यम तभी परिपक्व होता है जब उसके दर्शक परिपक्व हों। तो चलिए अब इस पैशनेट कम्युनिटी और फैंडम की आवाज़ पर एक नज़र डालते हैं। कम्युनिटी में कैसी क्रिटिकल चर्चाएं होती हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। पेड्रो नाम के एक दर्शक का ये कमेंट बहुत कुछ कहता है। रेनेगेट इमॉर्टल, बैटल थ्रू द हेवन और परफेक्ट वर्ल्ड सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले डोंगहुआ हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये सूची 3D डोंगहुआ को पूरी तरह से खारिज कर देती है। इस तरह की बहस से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दर्शकों के बीच 2D और 3D शोज़ को लेकर एक साफ तनाव है। कुछ लोग 2D को कला का शिखर मानते हैं, तो वहीं कई लोग सही पॉइंट उठाते हैं कि व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी के मामले में तो असल में 3D कल्टीवेशन शोज़ ही इंडस्ट्री को चला रहे हैं। अब ये जो दर्शकों का इतना पैशनेट रिस्पॉन्स है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब फैंडम सोर्स मटेरियल की एक्यूरेसी, 3D के रिप्रेजेंटेशन और एनिमेशन क्वालिटी पर इतनी हाई लेवल बहस करता है, तो ये दिखाता है कि ये कम्युनिटी कितनी इन्वेस्टेड है। दर्शक अब हर फ्रेम का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर स्टूडियोज को अपना लेवल और भी ऊंचा करने पर मजबूर कर रहा है। ये एक बेहतरीन क्रिटिकल डिस्कोर्स है। तो अब भविष्य की ओर देखते हैं। 2026 प्रयोग का युग। आइए एनालाइज करते हैं कि आने वाली रिलीजेस की सूची कैसे ये साबित कर रही है कि इंडस्ट्री अब साहसिक प्रयोगों के एक नए क्षितिज में प्रवेश कर रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि डोंगहुआ अब केवल कदम नहीं मिला रहा, ये अपनी खुद की पहचान बना रहा है। ये एक लाइन पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयान करती है। पहले लोग सोचते थे कि चीनी एनिमेशन बस जापानी एनिमे के स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो दौर जा चुका है। ये माध्यम अब सिर्फ अपना बेस नहीं बना रहा, बल्कि ग्लोबल एनिमेशन की सीमाओं को सच में चुनौती दे रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि क्रिएटर्स अब रिस्क लेने से डर नहीं रहे हैं। 2026 में हम देखेंगे कि स्टूडियोज सिर्फ सेफ और हिट शोज के सीक्वल पर निर्भर नहीं है। वे बिल्कुल नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं और एकदम फ्रेश पावर सिस्टम्स पेश कर रहे हैं। वे जंगली और अप्रत्याशित कहानियों के साथ बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं। सच में ऐसी कहानियां आने वाली हैं जिनका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। ये एक बेहद रोमांचक समय है। आगामी लाइनअप को एनालाइज करने पर जॉनरा हाइब्रिड्स की ओर एक साफ बदलाव दिखता है। 2026 में क्लासिक फैंटेसी को कॉस्मिक तत्वों के साथ मिलाया जा रहा है। गंभीर डार्क सर्वाइवल वाइब्स को साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रहस्य और सस्पेंस के साथ बुना जा रहा है। और साइंस फिक्शन हाइब्रिड के रूप में तो कुछ बिल्कुल ही अलग पेश किया जा रहा है। यह सब दर्शकों के दिमाग को चुनौती देने और उन्हें एक नया अनुभव देने का एक सचेत प्रयास है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचते हैं। 2026 का कौन से नैरेटिव प्रयोग अगली बार एनिमेशन उद्योग को फिर से परिभाषित करेगा? जैसे जैसे डोंगहुआ पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस नए स्वर्ण युग में कदम रख रहा है, इसकी क्षमताएं सचमुच असीमित नजर आती हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा साहसिक कदम एनिमेशन की दुनिया का अगला बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक्सप्लोरेशन। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?